हाय मेरे प्यारे छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल जुगनू राज पे। मैं फिर से आज जो है एग्जाम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कराने जा रहे हैं। तो आप इस क्वेश्चंस को जरूर एक बार देख लीजिएगा यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो। और हम उम्मीद करते हैं आप सभी छात्र अपने पढ़ाई में पूर्ण रूप से ध्यान दे रहे होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी छात्र एवं छात्राएं जो भी हैं अपने एग्जाम के प्रति काफ़ी ज़्यादा सचेत हैं और साथ ही साथ वो आप अपना एग्जाम से संबंधित जो सब्जेक्ट है उस पर काफ़ी फोकस कर रहे हैं और करिए भी, क्योंकि बेहतर होगा आपके लिए। यदि आप पे अपना एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहला सब्जेक्ट आपका मैथ है, तो उस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट सीटिंग में है, इस ख्याल से हम कहते हैं कि विशेष। बाकी धीरे धीरे फर्स्ट डेज का एग्जाम आपका क्लियर होगा, सेकेंड डेज वाले का एग्जाम का फिर से आप उस पर फोकस कीजिएगा। फिर मतलब जो एक एग्जाम होगा फर्स्ट उस पर, उसके बाद उसके इस तरीके से सिलसिलेवार ढंग से आप जो है सो अपने एग्जाम पे फोकस कीजिएगा। तो आइए हम आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराने जा रहे हैं, तो आप मेरे वीडियो में लगातार अंत तक बने रहिएगा, ठीक है ना। आज हम तो इस वीडियो के माध्यम से कुछ वैसे क्वेश्चंस को कराने जा रहे हैं जो पिछले कई बार में देखा गया है कि बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछ देते हैं, या वो 1 नंबर में हो या 2 नंबर में हो, चाहे जितने भी नंबर में हो, ऐसे क्वेश्चंस को पूछ दिया जाता है। तो चलिए हम अपने सेशंस की स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट देख लेते हैं। बोला जा रहा है 1.8 को P/Q के रूप में लिखे, ठीक है ना। ऐसे प्रश्नों में कई बार या तो P/Q के रूप में लिखने बोला जाता है या फिर भिन्न के रूप में लिखे, ठीक है ना, या परिमेय संख्या के रूप में लिखे। कई तरह से प्रश्न पूछ देता है, बट सबको बनाने का तरीका एक ही है। या वो परिमेय संख्या के रूप में कहे या भिन्न के रूप में कहे या P/Q के रूप में, चाहे जिस रूप में कहे, आपको बनाने का तरीका एक ही है। देखिए हम इससे रिलेटेड कई तरह के डिफरेंट प्रश्न की बातचीत करेंगे, बट सबसे पहले इस प्रश्न को जो है ना विस्तार पूर्वक हल कर लेते हैं। जब आपका जो है ना 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चंस को पूछ देता है, 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चंस को पूछता है। देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को हम ना सोल्व करने से पहले मानेंगे, यहाँ से माना कि x बराबर में 1.8 और इस पे रेगड़िंग, और ये मेरा इक्वेशन बना फर्स्ट। देखिए यहाँ पर देखा ये जाता है कि दशमलव के बाद कितने ऐसे अंक है जिस पे रेगड़िंग है, ठीक है ना। क्या दशमलव के बाद कुछ वैसे भी अंक है जिस पे रेगड़िंग नहीं है? तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि दशमलव के बाद ओनली फॉर एक ही ऐसा अंक है जिस पे रेगड़िंग। तो क्या करना है कि दोनों तरफ या दोनों पक्षों में 10⁻1 यानी कि जितना अंक पे रेगड़िंग रहेगा उतना पावर लेकर के गुणा कर देना है। 10⁻1 से गुणा करने पर, ठीक है ना। तो यहां से 10 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 10x बराबर में यहाँ आपका आ जाएगा 8 दशमलव फिर से 8, क्योंकि अगर 1.8 पे रेगड़िंग है इसका मतलब बनता है 1.88888, यानी कि ये जो है इसका रिपीटेशन कंटिन्यू बना रहता। यदि 10 से गुणा किया तो एक अंक इधर आया तो फिर से ये रेगड़िंग वाला अंक आ जाएगा। ये मेरा इक्वेशन बनेगा सेकेंड। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, 2 से 1 को क्या करने पर, घटाने पर। यदि समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाते तो मेरा 10x माइनस में x आएगा 18.8, इस तरीके से माइनस में 1.8 यानी कि रेगड़िंग। तो आप देख सकते हैं यदि आप यहाँ से 10 से x घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 9x, और यहाँ रेगड़िंग वाले अंक खत्म हो जाएगा। 18 से 1 गया तो आपका बच जाएगा 17, यानी कि हम ऐसा कर सकते हैं x बराबर आ जाएगा 17/9। तो ठीक है मेरे दोस्तों, यही इसका हो जाएगा आंसर। इस तरीके से यदि आप क्वेश्चंस को हल करते हैं तो आपका 2 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है, यानी कि आपके
अकाउंट में 2 नंबर आ जाते हैं। इस तरीके से प्रश्नों को हल करना मोस्ट ऑफ एग्जाम में देखा गया कि ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है ना। समथिंग इससे कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस की बातचीत करते हैं, तो इस क्वेश्चंस को आप समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से। हम इसी क्वेश्चंस में और भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बातचीत करते हैं। जैसे यदि 1.8 पे रेकरिंग रहता है, इसे यदि भिन्न के रूप में लिखने बोलता है 1 नंबर में कि इसका पी बाई क्यू रूप क्या होगा, तो आप समझिएगा सबसे पहले दशमलव हटा करके रेकरिंग हटा करके टोटल नंबर को लिख दीजिए, तो आएगा 18। और फिर से देखिएगा हम जितने अंक पे रेकरिंग था उतना 9 लिखेंगे, 1 अंक पे रेकरिंग तो 1 9, और दशमलव के बाद यानी कि रेकरिंग के बाद छोड़ करके या दशमलव के पहले कितने अंक है, तो यहाँ 1 अंक है, तो जितना अंक है उस अंक को ही घटा देना, 1 घटाना है, यानी क्या आएगा 17/9, ठीक है ना। तो ये आपके आंसर हो गया। चलिए हम ऐसे सेकेंड क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। यदि मेरा 2.35 है और दोनों ही अंक पे रेकरिंग है, तो अब हम इसे कैसे पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे, यानी कि बहुत ही सिंपल वे में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ जाता है। हमने आपको क्या बताया कि क्या करना है, तो आपको करना ऐसा है कि 2.35 जो है ना इस पे रेकरिंग बराबर में लेना है कितना, तो आपको रख देना है यहाँ से डायरेक्ट ना 235, और बाई में कितने अंक पे रेकरिंग था मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि 2 अंक पे रेकरिंग है, तो 2 9 आ जाएगा। और साथ ही साथ दशमलव के बाद कितने ऐसे अंक है जिस पे रेकरिंग है, तो एक ऐसा अंक है जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो एक अंक की बात में कौन सी संख्या उसको घटा देना, तो देखिएगा 235 से यदि 2 घटाएंगे तो 200 आएगा 33, और बाई में आपका आ जाएगा 99, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगर जो सेकेंड टाइप की यानी कि थर्ड टाइप में अगर जो बातचीत करते हैं, तो आपका जब कभी प्रश्न ऐसे दे देता है 1.1 8 और यहाँ पे ओनली फॉर 1 अंक पे रेकरिंग रहता है, दशमलव के बाद कुछ वैसे अंक होते हैं जिस पे रेकरिंग नहीं होता, जैसे हम यहाँ पे 28 लेते हैं 1.28 बट 8 पे रेकरिंग है, तो इसे भी हम बहुत ही सिंपल वे में करेंगे, यानी कि 1.28 और यहाँ पे रेकरिंग है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे 128, ठीक है ना। और बाई में क्या करना है, तो यहाँ पे जितने अंक पे रेकरिंग हो उतना 9 लिखेंगे, जितने अंक पे रेकरिंग नहीं है यानी दशमलव के बाद कितने अंक पे रेकरिंग नहीं है, तो 1 अंक पे तो 1 0 बैठा देंगे, और साथ ही साथ जितने अंकों पे रेकरिंग नहीं है उतने को हम घटा देंगे, यानी कि 1 और 2 12 को घटाएंगे, तो आप यहाँ से देखिएगा आपका रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा 6 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, और बाई में 90, यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि इसे सरलतम रूप में लिखने का था, ऑप्शन में यदि मैच नहीं कर रहा, तो आपका ये 4 से डिविजिबल या 2 से कट रहा, यानी कि 2 पंजा 10, और यहाँ पे 2 8 जा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और यहाँ 2 से कट रहा, यानी कि आपका जो है 45 आ जाएगा, यानी मेरा आंसर आ जाएगा 58, बाई में कितना 45, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए और भी कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। इस क्वेश्चंस को हम दोबारा एक बार फिर से करते हैं। जैसे मान लिया जाए मेरा यहाँ पे फोर्थ टाइप में यहाँ पे यदि लिख दिया 3.28 या 295 ऐसा, और इन दोनों अंकों पे रेकरिंग है, ठीक है ना। इन दोनों अंकों पे रेकरिंग है, शेष अंकों पे जो है ना दशमलव के बाद एक ऐसा अंक है जिस पे रेकरिंग है, तो हम करेंगे क्या 3.295 इस पे रेकरिंग है, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हमें करना क्या, दशमलव को हटा करके रेकरिंग को हटा करके टोटल नंबर को लिख देना 3295, ठीक है। अब देखना क्या है कि दशमलव के बाद कितने ऐसे अंक है जिस पे रेकरिंग है, तो 2 अंक है, तो 2 गुना यहाँ पे लिख देंगे नीचे जस्ट बट्टे में, और साथ ही साथ अब ये देखना है कि दशमलव के बाद क्या कोई ऐसा अंक है जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो हाँ, तो कितने अंक है, तो 1 अंक, तो यहाँ पे 1 शून्य को बैठा देना। अब जो है दशमलव यानी कि वैसी संख्या को देखना है जिस पे रेकरिंग नहीं, या वो दशमलव के पहले हो या दशमलव के बाद हो, जितना है यानी कि 32, इस पे से 32 को घटाएंगे, यानी आप घटाइएगा 5 से 2 यानी कि 3 आएगा, 9 से 3 यानी कि 6 आएगा, और यहाँ से आपका रहेगा 2 और 3, और बाई में 990, ये है मेरा आंसर। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जो है ना क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में। और मोस्ट ऑफ एग्जाम में जो है ना आप बिहार बोर्ड के कई को पिछले वर्ष के क्वेश्चंस को उठा कर देखिएगा, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ दिया करता। तो ठीक है मेरे दोस्तों, ये प्रश्न को आप एक बार जरूर देखिएगा ताकि ऐसे क्वेश्चंस आपके हाथ से ना निकले। हम सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं इसी का, है ना। तो यदि हम यहाँ पे बात किए हैं 10 टू द पावर 1, यदि मेरा सेकेंड क्वेश्चन इसमें जो है ना यदि 2.35 रहता और 2 अंक पे रेकरिंग रहता, तब क्या करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं।
यदि 2 है 35 है और इस पे रेकरिंग है तब इसे पी वाई क्यू के रूप में लिखना है ना। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बातचीत कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे देखिएगा जरा, जस्ट सेम प्रोसेस है बट थोड़ी सी बातें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। लिखेंगे माना कि x बराबर में 2.35 और ये दोनों पे रेकरिंग है, इसे मानेंगे समीकरण फर्स्ट, ठीक है ना। पुनः यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 टू दी पावर कितना, तो 2 अंक पे रेकरिंग यानी 2, और इसका मतलब 10 टू दी पावर 2 का मतलब आप समझ रहे होंगे 100 होता है। 100 ना लिख करके हम इस तरीके से लिख रहे हैं, से गुणा करने पर, ठीक है ना। यदि 10 टू दी पावर 2 यानी कि 100 से गुणा करते हैं तो आपका आएगा 100x बराबर में 2 3 5 दशमलव फिर से 3 5 आ जाएगा और दोनों पे रेकरिंग रहेगा। बहुत सारे बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आखिर ऐसा क्यों हो जाता है कि दशमलव के बाद वाले 2 अंक आ जाते हैं फिर वो आ जाते हैं। तो हमने आपको पहले बताया इसका मतलब होता है, रेकरिंग का मतलब ही होता है कि 2.335 है ना, इसको बार बार इसका रिपीटेशन होते रहता है, ठीक है ना। तो चलिए अब हमें क्या करना है, यहां से लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को क्या करने पर, घटाने पर, और साथ ही साथ हम संगत पक्षों को घटाएंगे तो 100x में से x को घटाएंगे, बट इधर आपका क्या है 235.35 रेकरिंग माइनस 2.35 और टोटल पे रेकरिंग, ठीक है ना। तो यहां से आप घटाइएगा तो 100 से x घटेगा तो आपका आएगा 99x, और बराबर में आपका जो है ना इससे घटाइएगा तो पहले नंबर तो ये आपका दोनों घट कैंसिल हो जाएगा और 5 से 2 जाएगा तो 3 आएगा 3 2, यानी कि अगर जो बात किया जाए तो x बराबर मेरा आ जाता है 233, y में कितना 99। तो यही मेरा क्या हो गया आंसर। तो ठीक है मेरे दोस्तों, ऐसे कुछ क्वेश्चंस को हम बोर्ड पे कुछ लिख देते हैं 2-4 की संख्या में, जिसे एक बार आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि यदि बोर्ड एग्जाम में आए तो ऐसा क्वेश्चंस आप कतई ना छोड़े, यानी कि आप या तो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो जो भी हो उसको आप पूरा कंप्लीट कर लें। चलिए तो हम इसका सेकेंड टाइप की बातचीत कर लेते हैं जस्ट, है ना। ये तो हम फर्स्ट टाइप का क्वेश्चंस की बात किए हैं, जब दशमलव के बाद जो भी अंक आए रेकरिंग में, जब दशमलव के बाद कुछ वैसा अंक रहे जो रेकरिंग में भी रहे और बिना रेकरिंग में रहे, तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। चलिए तो हम सेकेंड क्वेश्चन को यहीं से ले लेते हैं। यदि आपका लिख दिया है क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात कर रहे हैं, यदि बोलता है 3.25, ठीक है ना, इस पे आपका रेकरिंग है 25 पे, या 253 ले लेते हैं, 3.253 ऐसा, और इस पे रेकरिंग है, को भिन्न में बदले, ठीक है। तो अब इसे हम भिन्न में कैसे बदलेंगे, हम जस्ट आपको अभी ना प्रोसेस बताएं भिन्न में बदलने का, सेम वही प्रोसेस को अपनाना है बट थोड़ी सी बात यहाँ पे चेंज कर देना है। चेंज क्या करना है, अभी हम देख रहे थे कि दशमलव के बाद जो भी अंक था सभी पे रेकरिंग था, बट अभी देख रहे हैं कि दशमलव के बाद कुछ वैसा अंक है जिस पे रेकरिंग है और कुछ वैसा अंक है जिस पे रेकरिंग नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि x इक्वल टू में 3.253 और ये दोनों अंक पे रेकरिंग, इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर दोनों पक्षों में 10 टू दी पावर, अब यहाँ पे डिपेंड करता है, वही प्रोसेस को तो अपना रहे हैं बट ये प्रोसेस इसलिए अपना रहे हैं क्योंकि दशमलव के बाद जो अंक है और वैसा अंक जिस पे रेकरिंग नहीं उसको हम दशमलव के पहले लाना चाहते हैं। तो यहाँ एक अंक ऐसा है जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो 10 टू दी पावर 1 से गुणा करने पर क्यों गुणा करने हैं, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक पर रेकरिंग नहीं है ना। ऐसा कुछ हम समझने के लिए लिखे हैं बट ऐसा लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए हम ऐसा काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे 10 टू दी पावर 1 का मतलब 10 ही बनता है, 10x बराबर में 3 2, जब किसी भी नंबर में
गुणा करते हैं तो दशमलव बाईं ओर खिसकता है, मतलब जीरो वाली संख्या से गुणा करते हैं बाईं ओर खिसकता है, और भागा देते तो आगे की ओर यानी कि दाईं ओर बढ़ता है। तो यहाँ मेरा प्राप्त हो गया 5/3। अब ये मेरा इक्वेशन बन गया सेकेंड। और जस्ट अभी आप देखे होंगे कि ऐसे प्रश्नों को हमने हल करना सीखा था। चलिए फिर से एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, पुनः यहां से लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 टू दी पावर, अगर दशमलव के बाद 2 अंक है 2 से क्या करने पर, गुणा करने पर, ठीक है ना। तो जब गुणा करेंगे तो 10 टू दी पावर 2 का मतलब यानी 100 से गुणा कीजिएगा किसमें, तो यहाँ पर जो दोनों पक्षों में 10 टू दी पावर 1, यानी कि हम समीकरण जो है ना, समीकरण किस में गुणा करें, समीकरण सेकेंड में ही गुणा करें। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1000x बराबर में आपका आ जाएगा 3253 दशमलव फिर से 53, इस पे रेकरिंग आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका रिपीटेशन होते रहे। ये मेरा इक्वेशन बनेगा थर्ड। और यहां से अब फर्स्ट से कोई वास्ता ना रहा, हम काम करेंगे सेकेंड और थर्ड से, यानी समीकरण थर्ड से समीकरण सेकेंड को घटाने पर यदि घटाते हैं मेरे छात्रों तो यहाँ से क्या आएगा, 1000x में से 10x को घटाएंगे बराबर में 3253.53, ठीक है ना, रेकरिंग माइनस 32.53, इसको हम घटाएंगे तो आप देखिएगा इससे घटेगा 10 तो आपका आ जाएगा 990x, और बराबर में यहाँ से घटाइएगा तो रेकरिंग वाला अंक आपका समाप्त हो जाएगा। 53 से यहाँ पे इतना घटेगा यानी कि 3 से 2 यानी कि 1, 5 से 3 यानी कि 2, और यहाँ से आपका 3 2 आ जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा 3221, y में आपका 990। तो यही मेरा आंसर आ गया। ये इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। तो रेकरिंग से रिलेटेड आपको इस प्रकार का प्रश्न में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम चलिए अगले सेशन अगले टाइप के क्वेश्चंस को कुछ देख लेते हैं जो कई एक बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। इस क्वेश्चंस को यानी कि जो बनाया गया इसको हम इरेज करते हैं और अगले टाइप के क्वेश्चंस की बातचीत कर लेते हैं। चलिए तो सेकेंड टाइप का क्वेश्चंस जो है ना, जब कभी मान लिया जाए कि अभी तो हम रेकरिंग वाले प्रश्न की बात किए, और जस्ट अगर जो रेकरिंग वाली प्रश्न ना बात करता, जब डायरेक्ट प्रश्न ऐसा दे देता 3 2 या 2 3, इसको भिन्न में बदले, तो यहाँ पर हम जो है इसकी भी बात कर लेते हैं, या भिन्न के रूप में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न रहेगा। तो ऐसे प्रश्न जिसपे कोई रेकरिंग नहीं रहता, डायरेक्ट 0.32 की बात करें, 2 3 की बात करें तो यहाँ पे 2 3 आएगा, और बाई 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद जितना अंक है उतने शून्य यहाँ बैठा देंगे, यही आपका भिन्न हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। ऐसा भी प्रश्न रहे तो इसे छोड़ना नहीं है। जब मान लिया जाए कि यदि मेरा क्वेश्चन 3 2 ऐसा रहता और इसको भिन्न के सरलतम रूप में लिखने बोलता, भिन्न के सरलतम रूप होगा, ठीक है ना, ये ऐसा। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है ना, हम जो तो रूल सिखाए हैं कि 3 यानी 0.32 है जी, इसे हमें क्या करना, 32y में 100 कर देना है। अब वहां पे ऑप्शन में ढूंढते रहते हैं इसे, क्या ये ऑप्शन में है या नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि क्वेश्चन ही गलत है या समथिंग ऐसा कुछ सोच लेते, बट यहाँ कह रखा है सरलतम रूप। तो देखिए यहाँ पे सरलतम रूप में इसको सिंपली यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देना। तो ये आप अगर जो चाहे तो दोनों का कॉमन फैक्टर 4 है, यानी कि आपका कटेगा 4 से कटेगा कितनी बार, 8 बार में, और 4 से कटेगा कितना 25, यानी कि 8/25 ऑप्शन में जरूर होगा, और जो होगा ऑप्शन में वही क्या हो जाएगा आंसर। तो इस बात को भी ख्याल रखिएगा, सरलतम रूप जब कहेगा तो भिन्न में बदलने के बाद उसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में भी चेंज करने की आवश्यकता, ठीक है मेरे दोस्तों। बिना समय गवाए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। देखिएगा हम 2 नंबर के क्वेश्चंस पे पूर्ण रूप से फोकस कर रहे हैं। मेरा सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना, ये से इस टाइप के क्वेश्चंस का ये को बार एग्जाम में पूछ देता है और पूछा है, ठीक है ना। और ये ब्रीथ से रिलेटेड है, किस से रिलेटेड है, ब्रीथ से। देखिए हम क्वेश्चंस को लिख देते हैं, ब्रीथ के चतुर्थांश का क्षेत्रफल याद करें जिसका परिधि 22 सेंटीमीटर हो।
इसे ये डाटा चेंज कर सकता, बट हमें बनाने की कॉन्सेप्ट को समझना है। डाटा चाहे जो भी हो, 22 हो, 44 हो, 88 हो, 176 हो, ठीक है ना, चाहे डाटा जो भी रहे, बट हमें बनाने के रूल को समझना कि आखिर इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे डील करेंगे, कैसे हल करेंगे, ठीक है ना। यदि एक क्वेश्चंस को आप समझ लेते हैं ना, तो फिर इस टाइप का चाहे हजारों क्वेश्चंस क्यों ना आपके सामने आ जाए, वैसे क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ समझना क्या, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना किसका क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का, बट कह रखा है क्या, जिसकी परिधि। अब यही तो कंफ्यूजन है मेरे दोस्तों कि यहाँ पर है किसका परिधि, तो ऐसे प्रश्नों में आप इसी को पकड़िए, यानी कि ये दिया हुआ वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि कितना, 22 सेंटीमीटर। बहुत सारे बच्चे चतुर्थांश का परिधि लगा करके काम कर देते हैं, प्रश्न का जो है सॉल्यूशन होता है, बट वो बाप का बनाया गया क्वेश्चन गलत हो जाता। देखिए यहाँ से चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, जिसके लिए हमें त्रिज्या की आवश्यकता पड़ती है, तो परिधि बराबर क्या होता है, 2πr। क्यों ना ऐसा करते हैं, 22 सेंटीमीटर ले लेते हैं। देखिए आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से 2 गुणे पाई का वैल्यू कितना, 22/7 गुणे में आर बराबर में कितना, 22 सेंटीमीटर। देखो 22 गुणे की 44, 44 वाई में 7 गुणे में आर बराबर में कितना, 22 सेंटीमीटर। ऐसा कर सकते हैं, आर बराबर 22 सेमी गुणे में 7 ऊपर चला जाएगा और 44 नीचे आ जाएगा, क्योंकि गुणा में था भागा में गया, बट हम डायरेक्ट फिर से गुणा में लिख रहे हैं, तो इस तरीके से आपका यहाँ से ये कटेगा, 22 गुणे की 44, यानी मेरा त्रिज्या आ गया 7/2 सेंटीमीटर। चलिए तो इस क्वेश्चन का हमें क्या करना, क्षेत्रफल निकालना। क्या करना, क्षेत्रफल निकालना। तो कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल, यहां से लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहां से डाटा पुट कर देंगे, 1/4 गुणे पाई का वैल्यू आएगा 22/7 गुणे आर का वैल्यू कितना आएगा, 7/2 सेमी, है ना, 7/2 सेमी गुणे में 7/2 सेमी, ठीक है। देखिए यहाँ से 7 से 7 कैंसिल होगा, 2 से कटेगा 11 दूनी की 22 और 11 सते 77 हो जाएगा और 22 4 दूनी की 8 आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे डाटा का जो ना यूनिट लिखना छोड़ देते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, और यही मेरा हो गया आंसर दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न यदि आए एग्जाम में तो कतई नहीं छोड़ना। देखिए ऐसे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं, मेन क्वेश्चन यही रहेगा, बट आपका परिधि क्या क्या पूछ सकता है, सो सुनिएगा। परिधि आपका बोल सकता है कि परिधि आपका जो है ना 44 सेंटीमीटर, मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ पे। दूसरा कह सकता है 44, यानी कि परिधि आपका जो है ना, यही देखिएगा, दूसरा परिधि कितना है, 88 सेंटीमीटर है। तीसरा क्या पूछ सकता है, परिधि आपका जो है ना 176 सेंटीमीटर है। और इसी टाइप के कई को प्रश्न को पूछ देता, बट किससे, परिधि से, और ये सेम क्वेश्चन से ही रहेगा, बट यहाँ से ये डाटा को चेंज करेगा। तो ठीक है मेरे दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को आप जरूर कीजिएगा, ताकि आपका एग्जाम में आए तो इस प्रकार का क्वेश्चन कतई ना छूटे। चलिए तो हम बिना समय गवाए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चंस का टाइप मेरा जो है ना, यहाँ पर हम बात करते हैं एक सेकेंड क्वेश्चंस के। जो क्वेश्चंस जो हम लिख करके लाए हैं, ये क्वेश्चंस को हमने सिलेक्ट किया है कि एको बार जो बोर्ड एग्जाम में पूछा है, सो यानी क्वेश्चंस नंबर हम यहाँ पे देख लेते हैं, फिर से इसका फर्स्ट ही हम नंबरिंग करते हैं। कहता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 36 सेंटीमीटर हो। परिधि कितना हो, 36 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यानी कि जो है ना, हम क्या करें, एक अर्धवृत्त है जिसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जबकि उसकी परिधि दे रखा 36 सेंटीमीटर। तो आइए देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस को भी हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से करना क्या है, दिया हुआ परिधि, तो किसका परिधि, अर्धवृत्त का, लिखेंगे अर्धवृत्त का परिधि बराबर में 36 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कितना है,
36 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है सो समझिएगा, अर्धवृत्त की परिधि के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि अर्धवृत्त का परिधि बराबर फॉर्मूला था पाई r इंटू पाई प्लस 2। ठीक है, तो r इंटू पाई प्लस 2 बराबर में कितना 36 सेंटीमीटर। यानी कि आप इसको ऐसे भी कर सकते थे पाई r प्लस में 2r, जिसी को हम r को कॉमन करके यहाँ पे लिख रखे हैं। तो चलिए यहाँ से क्या करना, r तो रहेगा, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, प्लस में क्या आएगा 2 और बराबर में कितना आएगा 36 सेंटीमीटर। चलिए तो ऐसा करते हैं, r यहाँ से एलसीएम बनेगा 7, एलसीएम कितना आएगा 7। अब देखिए यहाँ से 22 आएगा और प्लस में 7 दूनी की 14 बराबर में कितना 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो r बराबर आपका यहाँ से जोड़िएगा 4 2 6 और 2 और 1 3 और y में कितना 7 गुणे के, यानी कि 36 सेंटीमीटर। r बराबर क्या आ जाएगा, तो 36 सेंटीमीटर गुणे में 7 ऊपर चला जाएगा और 36 नीचे आ जाएगा। देखिए 36 से 36 कैंसिल हो गया, यानी कि r का वैल्यू कितना क्या 7 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे दोस्तों, अभी हम त्रिज्या निकाले हैं, क्षेत्रफल ना निकाले हैं, अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, लिखेंगे अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या है, हाफ इंटू में पाई r स्क्वायर। चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो अर्धवृत्त है यानी कि आधा हो जाएगा, यानी क्या लेंगे 1/2 इंटू में पाई के वैल्यू 22/7 गुणे में 7 गुणे में, यानी कि 7 सेमी गुणे में 7 सेमी। ठीक है, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 7 गुणे में 7। ठीक है ना, देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 11 दूनी की 22, यानी 11 गुणे 7 और यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 11 सते 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आप बना सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ से भी हम प्रश्न लिख देते हैं, इससे सेम टोटल का टोटल हेडिंग यही रहेगा, बट यहाँ पे परिधि आपका चेंज कर देगा। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे, देखिए परिधि पहला आपका हो जाएगा कितना 72 सेंटीमीटर हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है 72 के साथ साथ आपका यहाँ जो है ना, यहाँ पे 72 के साथ साथ आपका 108 हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आप जरूर कर लीजिएगा, ताकि बोर्ड एग्जाम में आए तो ऐसा प्रश्न आपका ना छूटे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ठीक है मेरे दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को आप जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं फटाफट। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बातचीत करते हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर कितना का, यानी कि नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बातचीत कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है ना, हम क्या कहेंगे, यहाँ पे कहता है कि यदि ऐसा प्रश्न यदि बोर्ड एग्जाम में आए तो इसे भी आप छोड़िएगा मत। यहाँ पे क्वेश्चन को लिख रहे हैं, यदि बिंदु सबसे पहले x0, सेकेंड में कहता 0y, ठीक है ना, और थर्ड में क्या रखा है तथा 1 1 क्या है संरेखी हो तो सिद्ध करे कि 1/x + 1/y बराबर में 1। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे करेंगे, क्या कर रखा प्रश्न में देखिएगा, यदि बिंदु x0 यानी किसी बिंदु का कोऑर्डिनेट x0 कोऑर्डिनेट 0y
तथा कोऑर्डिनेट 1 1 संरेखी हो तो सीध करेगी 1/x प्लस 1/y बराबर 1 होता है। तो देखिए सबसे पहले ये जानिए कि जब तीन बिंदु संरेखी हो जाए, तीन बिंदु संरेखी हो जाए ए बी और सी, तो इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी की बात करें, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी की बात करें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक नंबर का प्रश्न यहाँ पे आपका डील हो गया क्या, कि जब तीन बिंदुएं ए बी तथा सी, या जस्ट आपको तीन बिंदु की ही बात करें कि तीन बिंदु संरेखी है तो इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान क्या होगा, तो क्षेत्रफल का मान 0 हो जाएगा। या फिर ऐसा भी प्रश्न हो सकता है कि जब किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो तो इन तीनों बिंदुओं कैसे होंगे, तो ये तीनों बिंदु हो जाएंगे संरेखी। चलिए तो हमारा जो प्रश्न है इसकी ओर बढ़ जाते हैं। हमने आपको अभी जस्ट बताया क्या, यदि जब तीन बिंदुएं संरेखीय होगा तो इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर। तो यहाँ ए कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, कितना, ए कोऑर्डिनेट x 0 और बी कोऑर्डिनेट क्या होगा 0y हो जाएगा, तथा सी कोऑर्डिनेट क्या होगा, सी कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 1 होगा। सीध क्या करना है, सीध करना है क्या, हम क्वेश्चन लिख रखे 1/x प्लस 1/y बराबर में 1। चलिए तो हम यहां से चलते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे कि चूंकि बिंदुएं ए बी तथा सी संरेखी है इसलिए क्या होगा, एरिया यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला समथिंग हाफ इंटू x1 इंटू में y2 माइनस y3 प्लस में x2 इंटू में y3 माइनस y1 प्लस में x3 इंटू में y1 माइनस में y2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो देखिए 1/2 गुणा में है तो उधर चला जाएगा तो भागा में, और ये फिर से हमने क्या किया, इसको 0 में बदल दिया। ठीक है, तो चलिए अब रह गया क्या, ये x1 y1 x2 यानी आपका आएगा x2 y2 और ये x3 y3। फटाफट वैल्यू पुट करते हैं, x1 का वैल्यू x इंटू में, y2 का वैल्यू क्या, तो y2 का वैल्यू y माइनस में क्या होगा, यानी कि y3 का वैल्यू 1 प्लस में x2 का वैल्यू देखिए 0। ठीक है, और y3 का वैल्यू क्या, तो y3 का वैल्यू 1 माइनस में y1 का वैल्यू क्या 0 है, प्लस में x3 का वैल्यू 1। ठीक है ना, x3 का वैल्यू क्या 1 है। तो यहां से देखिए क्या करना, y1 का वैल्यू फिर से क्या 0 माइनस में y2 का वैल्यू क्या है, तो यहाँ y है, और इक्वल टू में फिर से कितना आएगा 0। तो फटाफट गुणा कर लेते हैं, x इंटू वाई यानी xy आएगा, और माइनस में x में 1 से तो यानी आपका आ जाएगा -6, और 0 में टोटल से आपका 0 आ गया, 0 से 1 में यानी कि 0। बट हम यहाँ पे 0 और यहाँ से ये यानी कि 0 लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, माइनस में आपका जो है ना ये टोटल 0 में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, 1 इंटू 1 यानी हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, प्लस में 0 और प्लस में फिर से 0 आएगा, बट माइनस में y आएगा, बराबर में क्या है 0 आएगा। ठीक है, तो यहां से हमें क्या करना है, एक्स वाई इक्वल टू में ये माइनस में इधर गया प्लस में, और ये माइनस में इधर गया तो प्लस में। अब 0 कहाँ गया, तो 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं। सेकेंड टाइम में हमें क्या करना है, यहाँ हमारा रिजल्ट आ गया एक्स वाई इक्वल टू में एक्स प्लस वाई इक्वल टू में समथिंग कुछ नहीं, यानी लिखना है कि दोनों पक्षों में एक्स वाई से क्या करने पर, भाग देने पर। तो एक्स वाई से जब हम डिवाइड करेंगे ना तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, एक्स वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू में एक्स, चूंकि दोनों के साथ आएगा बट हम अलग अलग लिख रहे हैं, एक्स वाई प्लस में वाई वाई में क्या आएगा एक्स वाई। देखिए एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, यानी 1 इक्वल टू में 1/y प्लस में 1/x, जिसको हम अरेंज करके लिख सकते हैं 1/x प्लस में 1/y, और ये इधर चला गया 1। तो ये हमारा जो है ना ये प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया।
ठीक है, तो ये बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से दो तरह के प्रश्न और बन जाती हैं, हम जस्ट अभी बातचीत कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव में। कहता है यदि बिंदुएं इतना 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 संरेखी हो तो बताइए 1/x प्लस 1/y बराबर क्या होगा। तो आंसर आप वहां पे 1 टिक आउट कीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ क्या करा है, x0 0y तथा 1 1 संरेखी है, तो 1/x प्लस 1/y बराबर क्या होगा, तो वहां पे आंसर 1 हो जाएगा। जब कभी प्रश्न ऐसे भी कहेगा इतना इतना तथा इतना संरेखीय है तो x प्लस वाई किसके बराबर, तो x y के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आप जरूर कीजिएगा। हम कुछ क्वेश्चंस को बोर्ड पे फिर से लिख देते हैं, ठीक है ना, ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। इस क्वेश्चंस के अलावा जो हम क्वेश्चंस लिखेंगे उसे भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे पूछता है इसी से उसे भी देख लीजिएगा। ऐसा प्रश्न पूछेगा तो 2 नंबर का रहेगा। चलिए, तो यहाँ पे हम सेकेंड क्वेश्चंस को लिख देते हैं, देखिएगा। यहाँ पे आपका सीध क्या करना, 1/x प्लस में 1/y बराबर में 1। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हम अगर तो इसका सेकेंड क्वेश्चन लिखते हैं ना, कहता है यदि बिंदुएं या बिंदु a0 है ना, कोऑर्डिनेट फिर से 0b तथा कोऑर्डिनेट 1 1 संरेखी हो तो सिद्ध करें कि 1/a प्लस में 1/b बराबर में 1। क्वेश्चन नंबर यहाँ थर्ड लिख देते हैं, समथिंग इसका फर्स्ट था, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। यदि बिंदु m,0 m कोऑर्डिनेट 0 यानी कोऑर्डिनेट 0 n तथा 1 1 संरेखी हो तो सिद्ध करे कि 1/m प्लस 1/n बराबर में 1। ठीक है ना, तो ये प्रश्न को आप एक बार जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड है, जैसा कि हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चंस को करवाया उसी के जैसा सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, तो हम इस बोर्ड को फिर से इरेज कर रहे हैं। चलिए, हम यहाँ पे सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये भी प्रश्न का एक बार एग्जाम में रनिंग किया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस नंबर हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। कहता है x और y में एक संबंध स्थापित करें यदि बिंदुएं x y 7 1 xy 7 1 तथा 3 5 से समदूरस्थ है, या जस्ट इसी में दूसरा तरीका भी हो सकता है, सिद्ध करे कि x माइनस वाई बराबर में 2। ठीक है, ये भी प्रश्न कर सकता है। दोनों एक ही तरीका है, दोनों को बनाने का, बट पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। x और y के बीच एक ऐसा संबंध स्थापित करें यदि बिंदुएं कोऑर्डिनेट x y कॉमा यहाँ पे x 1 तथा इतना से क्या है, समदूरस्थ है, या सिद्ध करे कि x माइनस वाई इक्वल टू में 2 होता है, यानी संबंध स्थापित करे x और y के बीच में, या फिर आपका इतना सिद्ध करें। चलिए हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं फटाफट। देखिएगा यहाँ पे जब बात करती है समदूरस्थ का, किसका, समदूरस्थ का, यानी कि इक्वल डिस्टेंस की बात करता है, तो यहाँ पे ये आपका x y बन जाता है, और यहाँ से आपका क्या बनेगा, देखिएगा 7 1, और यहाँ से आपका क्या बनेगा, यहाँ से आपका हो जाएगा क्या, सो देखिएगा
यहाँ 3 5 आएगा। यानी इसको हम मान सकते हैं, यदि इसे P मानते हैं तो ये आपका A बनेगा, ये B बनेगा और ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल हो जाएगा, है ना। यहाँ से हम लगाएंगे, चूंकि बिंदु A P A तथा B से क्या है, समदूरस्थ है, तो आपका यहाँ से बनेगा AP इक्वल टू में BP, AP इक्वल टू में BP। इधर में भी हम दूरी सूत्र को लगाएंगे और इधर में भी हम दूरी सूत्र को लगाएंगे, बट हम यहाँ पे फॉर्मूला दूरी सूत्रों को ना लिख करके देख सकते हैं। आपका दूरी सूत्र यहाँ पे हम नोट कर देते हैं, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। चलिए, तो ये आपका तो बनेगा x2 y2, इसी को रखते हैं और ये आपका फर्स्ट में x1 y1 बनेगा, बट ये भी आपका x1 y1 ही बनेगा, चूंकि a और b के बीच की दूरी, यानी a और p के बीच की दूरी की बात करें ना, तो देखिए आपका क्या आएगा, यहाँ से आपका x माइनस में यहाँ से क्या आएगा 7 और टोटल का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस में 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। बराबर में फिर से आपका ये अंडर रूट जाएगा और यहाँ x माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस में 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर आएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे हम इसको विस्तृत कर रहे हैं, प्लस में आपका आ जाएगा क्या 7 के स्क्वायर माइनस में 2 इंटू एक्स इंटू में आपका 7 प्लस में y के स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू y इंटू 1 बराबर में, देखिए इसे भी विस्तृत करना एक्स स्क्वायर और साथ ही साथ क्या आएगा प्लस में 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस में y का स्क्वायर माइनस में प्लस में आपका 5 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू वाई इंटू 5। ठीक है मेरे छात्रों, तो इस तरीके से आप देखिएगा, इस तरीके से इसको हम विस्तृत करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, शेष जो रह गया ना उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ 7 49 आएगा माइनस 7 दूनी की 14 एक साथ जाएगा, यहाँ पे प्लस में 1 आएगा माइनस में 2y आ जाएगा, बराबर में 3 3 9 और 3 दूनी की 6x और प्लस में 5 5 25 और 5 दूनी की 10y। ठीक है ना, तो आप एक्स वाई वाले को एक तरफ भेज सकते हैं और बिना एक्स वाई वाले को एक तरफ कर सकते हैं। तो हम टोटल को उधर भेज देते हैं, यानी एक्स और वाई वाली टर्म को, बट टोटल को इधर लेके आ जाता है। तो 49 और 1 हो जाएगा 50 और यहाँ पे 25 और 9 कितना हो जाएगा 34, यहाँ करके घट जाएगा। ठीक है ना, यहाँ 50 आएगा माइनस में 34 हो जाएगा, बट यहाँ से देखिए ये आपका माइनस में और बड़ा अंक है, इसलिए यहाँ 14x पहले माइनस 6x लिखेंगे और यहाँ से देखिएगा माइनस में 10y रहेगा, बट ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 2y हो जाएगा। तो 34 से इतना अगर जो घटाते हैं तो आपका यहाँ से रिजल्ट बनेगा कितना 16 और यहाँ से घटेगा कितना देखिएगा 14 से 6 घटेगा तो 8x हो जाएगा और 10 से 2 घटेगा तो माइनस 8y आएगा। दोनों जगह से 8 कॉमन करेंगे x माइनस वाई और बराबर में आपका इधर कितना चल रहा है 16, यानी हम लिख सकते हैं मेरा यहाँ रिजल्ट आया है कितना 16 बराबर में 8 इंटू में x माइनस वाई, जिसे क्या करना है 8 से, यानी कि ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 बराबर में आ गया x माइनस वाई, जैसा कि हमने देखा था x वाई बराबर कितना आ गया 2। और यही हमें प्रूव करने बोल रहा था, या यही आपका जो है ना संबंध हो गया। यदि सिद्ध करने की बात करता तो लिख देते हैं x और y में ये संबंध है, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं अतः x माइनस वाई बराबर 2 और यहाँ लिख दीजिएगा संबंध क्या हुआ स्थापित हुआ। ठीक है मेरे छात्रों, तो इस तरीके से जो है ना ऐसे प्रश्नों का हम सॉल्यूशन कर सकते हैं और 2 नंबर का काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। ज्यादा इसका विस्तार भी नहीं है, बहुत ही शॉर्ट में हम इसको कर सकते हैं। बस एक बार ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। एक क्वेश्चंस को हम बोर्ड पे लिख देते हैं ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो हम इसे इरेज करते हैं और फिर से इस टाइप के एक क्वेश्चंस को आपके लिए बोर्ड पे लिख देते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कह रखा सो सुनिएगा। कहता है यहाँ पे ये फर्स्ट का था, यहाँ पे हम सेकेंड में लिखते हैं, यदि बिंदु
एक्स वाई एक्स वाई, यदि बिंदु एक्स वाई बिंदु में 6-1 और 2-3 से समदूरस्थ हो तो x और y में एक संबंध स्थापित करे या सिद्ध करे कि x माइनस वाई बराबर में 3। ठीक है, तो देखिए सेम पूछने का तरीका सेम है, बट यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चंस को लिख दिया अलग टाइप से। यहाँ एक्स वाई में संबंध पहले लिखा था, बट यहाँ लास्ट में लिखा, सेम क्वेश्चंस है। तो इससे ये दोनों बिंदु समदूरस्थ है, तो इसे आप कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो हम अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। चलिए, तो इसको हम अरेंज करते हैं और ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बातचीत करते हैं हम यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन आपका इस टाइप का है, देखिएगा बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात कर लेते हैं हम 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 की बातचीत करते हैं। कहता है एक शख्स पर वह बिंदु ज्ञात करे जो बिंदु ए कोऑर्डिनेट 2-5 तथा और यहां से बी कोऑर्डिनेट -29 से समदूरस्थ है। देखिए जस्ट अभी जो हमने प्रश्न किया सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बट वहां पे कुछ और था, यहाँ पे कुछ और है। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी हम देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहता है एक शख्स पर वह बिंदु ज्ञात कर। मान लेते हैं कि एक शख्स है, कौन सा अक्ष है ये, एक शख्स, और एक शख्स पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो निम्न बिंदु यानी दिए गए दो बिंदुओं से समदूरस्थ है। चलिए एक शख्स आपका इस तरीके से, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट आपका 2-5 है और ये बी कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा -29, यानी कि ये दोनों जो बिंदुएं है ना एक शख्स पर के किसी बिंदु से समदूरस्थ है। तो अब हमें क्या करना, एक शख्स पर के वह बिंदु को ज्ञात करना। तो इस स्थिति में इस टाइप का जब प्रश्न पूछता है ना, तो आपको पहले से ज्ञात होना चाहिए कि जब कोई बिंदु x अक्ष पे स्थित होता है तो उस बिंदु का कोऑर्डिनेट होता है x0। ठीक है ना, जब कोई बिंदु x अक्ष पे होता है तो उसका कोऑर्डिनेट होता है x0। इसी टाइप का प्रश्न जो है ना आपका फिर से पूछ देता है कि y अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात करे जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। तो ये बात को याद रखिएगा कि जब कोई बिंदु y अक्ष पे होगा तो उसका कोऑर्डिनेट 0y होगा, बट दोनों को कैलकुलेट करने का तरीका सेम रहेगा। ओनली फॉर यहाँ x0 है और y अक्ष पे कहेगा तो 0y होगा, बनाने का तरीका सेम होगा। आइए देखते हैं ऐसे हम। चलिए तो यहाँ पे लिख लेंगे पहले, माना कि एक शख्स पर वह बिंदु, इसे हम नामकरण कर लेते हैं P x0 है। ठीक है ना, तो यहां से अभी हमें क्या करना है, चूंकि बिंदुएं समदूरस्थ है, जस्ट हमने अभी आपको बताया ये दोनों बिंदुएं समदूरस्थ है, तो दूरी सूत्र लगाएंगे AP बराबर में आपका आ जाएगा BP, और ए और पी के बीच की दूरी के लिए दूरी सूत्र, और बी और पी के बीच की दूरी के लिए दूरी सूत्र। यानी आप ऐसा कर सकते हैं कि x माइनस में 2, यानी आपका आएगा x1 y1 आएगा, और ये फिर से x1 y1 आएगा, बट ये दोनों के लिए x2 और y2 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चूंकि दूरी सूत्र हमें पता है, x2 में से x1 को घटाएंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 0-5, यानी कि 0 माइनस में और फिर से माइनस, तो 5 प्लस में होल स्क्वायर बराबर में आपका आएगा x माइनस माइनस प्लस, यानी कि x प्लस में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, और यहाँ पे यदि बात करते हैं तो आपका 0 माइनस में 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो रूट से रूट कैंसिल हो गया आपका, इसको विस्तृत करके लिख देते हैं, x स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू में आपका 2 आ जाएगा। ठीक है,
और प्लस में आपका 5 का स्क्वायर 25 आएगा, बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर और प्लस में आएगा 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस में माइनस में 9 है, जब समथिंग 0 से 9 घटाएंगे 9 आएगा, 9 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 81। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर से 2 का स्क्वायर, चूंकि बराबर के दोनों तरफ जो है ना सेम चिन्ह में रहता तो दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। 2 दूनी की 4x और प्लस में कितना 25, बराबर में आपका 2 दूनी की 4x प्लस में कितना आएगा 81। ठीक है, तो आप क्या करना है, यहाँ पे x वाले को एक तरफ कर देना, यानी कि आपका यहाँ से 85 था, या आप हम ऐसा करते हैं -4x पहले से था और ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में 4x, बराबर में 81 पहले से था और 25 इधर चला जाएगा तो घटा देंगे यहाँ से, तो देखिए आपका यहाँ आ जाएगा 8x और बराबर में कितना 11 से 5 गया तो कितना आएगा 6 और यहाँ आपका बच रहा 7 से 2 गया तो कितना आएगा 5 आएगा। यानी कि आप अगर जो x के वैल्यू की बात करें ना, x इक्वल टू आपका आ जाएगा 56 ऊपर में और गुणा में था इधर गया भागा में, बट इसका साइन चेंज नहीं होगा, 8 है तो -8 ही रहेगा। 8 सते 56 यानी x बराबर आ गया आपका कितना -7। अतः हम यहाँ लिखेंगे x अक्ष पर वह बिंदु क्या होगा, यानी कि x 0 था तो x का वैल्यू -7 और 0 है। ठीक है ना, तो ऐसे प्रश्नों को आप कर लीजिएगा, x अक्ष से रिलेटेड, y अक्ष से रिलेटेड। ठीक है ना, ये इस टाइप का क्वेश्चंस भी बोर्ड एग्जाम में कई एक बार पूछा, तो आप इस क्वेश्चंस को एक बार देखिएगा और हम इसे अरेस्ट करते हैं, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ जाते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस को और यहीं पे देख लेते हैं। देखिए प्रश्न आपका यहाँ पे कह देता है, क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 8 का, क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 8 का अगला टर्म कहता है दूरी सूत्र का प्रयोग कर दर्शाइए कि बिंदुएं -2 5 और फिर से आपका दिया हुआ 0 1 तथा 2 3 संरेखी है। देखिए ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 बार 3 बार 4 बार कई को वर्षों ये क्वेश्चन को रिपीट किया, इस टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे दूरी सूत्र का प्रयोग करके दर्शाना ये है कि ये तीनों बिंदुएं कैसी है, संरेखी है। ऐसे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा तो ये तीनों बिंदुएं संरेखी हो जाएगा, बट हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल से ये चीज को प्रूफ नहीं करना, हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करना। तो आइए देखते हैं दूरी सूत्र से कैसे इन बिंदुओं को संरेखी हम दर्शा सकते हैं। ठीक है ना, दूरी सूत्र से सबसे पहले हम यहाँ पे a कोऑर्डिनेट मानेंगे -2 5 और फिर से b कोऑर्डिनेट मानेंगे यहाँ पे 0 1 तथा c कोऑर्डिनेट मानेंगे यहाँ पे 2 3। चल एक एक करके दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। पहले निकालेंगे ए बी, फिर से निकालेंगे बी सी और फिर से लास्ट में निकालेंगे ए सी। तो आइए सबसे पहले ए बी निकालते हैं। ए बी के लिए हम दूरी सूत्र लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे दूरी सूत्र से यदि दूरी सूत्र से चलते हैं तो आपका क्या आएगा, देखिएगा ए बी इक्वल टू में आपका आएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, ये टोटल रूट में चला जाएगा। तो a और b के बीच की दूरी थी आपका x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2। चलिए तो 0 - 2 यानी कि आपका अंडर रूट में चला जाएगा 0 - 2 और पहले से माइनस था तो प्लस में 2 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ 1 माइनस में 5 का स्क्वायर आ जाएगा टोटल का स्क्वायर, यानी आप 0 में से 2 यानी कि 2 का स्क्वायर बनेगा, बट यहाँ 1 से 5 यानी -4 का स्क्वायर बनेगा टोटल रूट में।
2 दूना का 4 प्लस में 4 चौको 16 यानी कि टोटल रूट में चला गया। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, यानी 16 4 20 यानी कि रूट में आपका क्या आ गया 20 हो गया। और 20 का स्क्वायर रूट हमें जो निकले उसे बाहर कर देना है, यानी इसको लिख सकते हैं 2 रूट 5। चूंकि दो दूनी की 4 5 20 तो यहाँ पे 5 इतना इकाई आएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड टाइम में यहीं पे हम देखेंगे क्या, हम निकालेंगे अवर में BC। ठीक है, क्या निकालेंगे BC। चलिए तो BC कैसे निकलेगा, तो BC के लिए भी दूरी सूत्र का प्रयोग करना, यानी कि x2 माइनस यहाँ पे ये x1 और y1 बनेगा और ये x2 और y2 बनेगा। चलिए तो 2 माइनस में 0 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में -3 -1 -3 और टोटल का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे छात्रों, तो इस तरीके से आपका आएगा 2 का स्क्वायर और प्लस में 3 और 1 4 यानी कि -4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये टोटल रूट में चला जाएगा। तो 2 दूनी की 4 प्लस 4 चौको 16 और ये ऐड हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 20 यानी कि 20 अंडर रूट में, और 20 के स्क्वायर में 2 रूट 5 इकाई, 2 रूट 5 इकाई। ठीक है ना, तो आप यहां से देखिए सेकेंड टाइम में बातचीत क्या करेंगे, हम निकालेंगे AC। क्या निकालेंगे AC। देखिए A और C, तो ये x1 y1 ये x2 y2, तो यहाँ पर भी हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, बट हम दूरी सूत्र लिख नहीं रहे हैं। देखिए 2 माइनस में 2 यानी कि 2 माइनस माइनस प्लस में 2 और टोटल का हल। देखिए पहले 2 लिखे हैं, x2 का वैल्यू, x1 का वैल्यू कितना माइनस है, तो प्लस में आपका हो जाएगा प्लस में -3 और ये माइनस में आपका जो है -3 और ये माइनस में 5 और टोटल का होल स्क्वायर। देखिए तो 2 और 2 4 प्लस में 5 और 3 8 यानी कि -8। ठीक है, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 चौको 16 प्लस में यहाँ से 8 8 64 यानी कि इसको ऐड कीजिएगा तो 16 64 कितना हो जाएगा, यानी 6 4 10 हो जाएगा और यहाँ पे 7 और 1 8 यानी कि 80 हो जाएगा अंडर रूट। तो इसको अगर जो देखते हैं ना तो 20 चौको 80 यानी कि आपका जो है ना या 16 85 यानी कि 4 रूट 5 आ जाएगा इकाई। ठीक है ना, तो देखिए संरेखी होने के लिए शर्त था कि 3 बिंदुओं में सबसे बड़ी दूरी को अलग रखना और शेष 2 छोटी दूरियों को एक साथ ऐड कर देना। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि यहाँ पे आपका जो सेंस लेंगे क्या, सबसे बड़ी डिस्टेंस ये है, यानी AC बराबर में शेष छोटी दूरियां हैं AB प्लस में क्या हो रहा है BC, यानी इसका डाटा भी रख सकते हैं 4 रूट 3 बराबर में 4 रूट 5 बराबर में क्या रहा 2 रूट 5 प्लस में 2 रूट 5 यानी आपका आ जाएगा 4 रूट 5 बराबर में 4 रूट 5। ठीक है, 4 रूट 5 इस तरीके से कर सकते हैं। आता बिंदुएं A B तथा C संरेखी सिद्ध हुआ। ठीक है, संरेखी सिद्ध हुआ, तो यानी कि मेरा डिस्टेंस निकला था ये 2 रूट 5, ये भी 2 रूट 5 और ये 4 रूट 5। तो बड़ी डिस्टेंस को एक तरफ रखें और शेष छोटे दो डिस्टेंस को ऐड किए तो आपका इक्वल हो गया। तो इस तरीके से कर सकते हैं कि ये तीनों बिंदुएं संरेखी। तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे रिलेटेड हम जो है ना एक क्वेश्चन आपके लिए लिख देते हैं। तो एरेज करते हैं इसको और एक क्वेश्चन से लिखते हैं, इसे आप जरूर कर लीजिएगा प्रैक्टिस, ताकि ऐसा क्वेश्चन छूटे ना। चलिए यहां से क्या रखा है, क्या दूरी सूत्र का प्रयोग कर दर्शाइए कि बिंदुएं आपका कोऑर्डिनेट 4 3 फिर से 5 1 एवं 1 9 क्या है, संरेखी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कर लीजिएगा। चलिए तो हम फटाफट अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर हम बातचीत कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका नंबर जो है ना शायद 8 या 9 की ओर बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, यदि कहता है यदि tan थीटा बराबर में cot 5
तो कहता है तो सिद्ध करे कि थीटा प्लस फाइव बराबर में 90 डिग्री। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है, पूरा कोण के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से है, यानी हम ऐसा कर सकते हैं सॉल्व। यानी यहाँ क्या करना है, सबसे पहले लिखना है tan थीटा, बट यहाँ कॉट को चेंज कर देना, यानी कॉट फाइव आपका है, यानी कि tan थीटा लिखेंगे। दोनों में से किसी एक को चेंज करना, या तो थीटा को यानी tan को या फिर कॉट को। हम यहाँ tan को रहने देते हैं, कॉट को लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस में फाइव, ठीक है ना। था कॉट बट tan लिखे, 90 से 5 का tan से tan कैंसिल, थीटा इक्वल टू रह गया 90 डिग्री माइनस में 5, यानी कि थीटा, और माइनस में इधर आएगा प्लस में 5, यानी कि 90 डिग्री। ये आपका जो है ना, सॉरी डिग्री आपका जो है इस तरीके से कुछ आएगा, यहाँ से आपका डिग्री, ये आपका मैथ जो है ना क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन आपके लिए भी लिख देते हैं। लिखता है यदि tan a बराबर में cot b, तो सिद्ध करे कि a प्लस b बराबर में 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक है मेरे दोस्तों। ऐसा प्रश्न आए तो कतई मत इस टाइप के क्वेश्चंस को छोड़िएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, अगर जो बात करते हैं यहाँ पे 10 का, डायरेक्ट हम 10 में पहुंच रहे। क्वेश्चन नंबर 10 की बातचीत करता है केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के दो नाम लिखे। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के दो नाम लिखे। तो हमने आपको केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप बता रखा है, आप उनमें से किसी 2 माप को लिख लीजिएगा। यदि कोई बच्चे मेरे पिछले सेशन में माध्यक बहुलक से रिलेटेड वीडियो ना देखें तो उसको देख लीजिएगा, उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा की गई। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की बात कर रहा है, कितने माप, 2 माप। तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं यहाँ पे माध्य लिख सकते हैं पहला में, और दूसरा में लिख सकते हैं माध्यक या माध्यिका, ठीक है ना। तो ये केंद्रीय प्रवृत्ति के 2 माप हो गए। हम क्वेश्चन नंबर बातचीत कर लेते हैं यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 11 की बातचीत कर लेते हैं। कहता है कि 2 त्रिभुजों को समरूप होने के लिए 2 शर्त लिखे। 2 त्रिभुजों को समरूप होने के लिए 2 शर्त लिखे। चलिए देखते हैं 2 त्रिभुज समरूप होने के लिए क्या शर्त है। ऐसे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, क्या आएगा। तो 2 त्रिभुजों को समरूप होने के लिए पहला शर्त है उनके संगत कोण बराबर हो, तथा दूसरा शर्त है उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, ठीक है। तो क्या लिखे, उनकी संगत कोण बराबर होना चाहिए और साथ ही साथ उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। चलिए यहीं पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम प्रायिकता से, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी से। इससे भी काफी सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं जिसे हम अभी जस्ट चर्चा करेंगे इस सेशन के माध्यम से। सबसे पहली बात तो आपका प्रोबेबिलिटी जो है ना, किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी को P से सूचित करेंगे। उसके लिए फार्मूला होता है नंबर ऑफ इवेंट और y में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी यानी कि P बराबर नंबर ऑफ इवेंट, y में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कि जिस घटना की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उसकी संख्या और उस घटना के सभी परिणामों की संख्या से डिवाइड कर देंगे। जहां पे एक शर्त है कि P का जो वैल्यू है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है बट लेस देन इक्वल टू 1 होता है। इस बात को आप याद रखिएगा, काफी सारी बातों को यहाँ पे दर्शाने का काम कर रहा है। चलिए कहता है कि किसी भी घटना का प्रोबेबिलिटी जो होता है
जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा, या एक के बराबर होगा या एक से छोटा होगा। मतलब यहाँ से पहला प्रश्न मेरा निकल के आया कि किसी भी घटना का प्रोबेबिलिटी जीरो से छोटा नहीं होता है। दूसरी प्रश्न कि किसी भी घटना का प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 0। किसी भी घटना के प्रोबेबिलिटी का अधिकतम मान क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपका बात करता है निश्चित घटना की प्रायिकता। निश्चित घटना की प्रायिकता, यदि कोई घटना निश्चित है कि घटेगा ही, कोई खेल, दो टीम यदि किसी खेल को खेल रहे हैं, उसमें कहे कि नहीं ये टीम जीतेगा ही, तो उसका प्रोबेबिलिटी जो है ना आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अनिश्चित घटना यानी कि अनिश्चित जिसको कहती हैं अनिश्चित या असंभव, अनिश्चित या असंभव घटना की प्रोबेबिलिटी जो है ना क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, किसी भी घटना कि प्रायिकताओं के योग जो होता है ना पीई प्लस में पीई डैश, यानी किसी घटना को घटने की प्रोबेबिलिटी और समथिंग उसे ना घटने की, या फिर कहे किसी भी घटना के जितने भी प्रोबेबिलिटी प्राप्त होंगे सभी का योग 1 के बराबर होता है। इससे भी प्रश्न बन जाते हैं पीई बराबर में आपका जो है ना 1 माइनस में पीई डैश चला जाता है। ठीक है ना, और दूसरा पीई डैश बराबर आपका जो है ना 1 माइनस में पीई चला जाता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। जैसे मेरा एक प्रश्न दे दिया, यदि किसी घटना को घटने की प्रोबेबिलिटी 0.93 दिया हुआ, तो उस घटना को ना घटने की प्रोबेबिलिटी क्या, तो पीई डैश बराबर डायरेक्ट हम फार्मूला लगाएं 1 माइनस में पीई पी ऐसा, यानी कि हम क्या करेंगे 1 में से 0.93 को घटाएंगे तो हमारा रिजल्ट निकल के जो आएगा 0.07 आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ऐसे कई एक तरह के प्रश्न प्रोबेबिलिटी से भी बनते हैं जिसे आपको याद रखना। चलिए कुछ बात को हम मौखिक कर लेते हैं। जैसे एक सिक्के को यदि उछाला जाए एक बार तो उससे प्राप्त कुल परिणामों की संख्या 2 होगी। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो उससे प्राप्त कुल परिणामों की संख्या 4 होगी। यदि 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाए तो उससे प्राप्त परिणामों की संख्या टोटल 8 होगा। और इसी तरीके से यदि बात किया जाए पासे से, कि एक पासे को यदि एक बार उछाला जाता तो इससे प्राप्त परिणामों की कुल संख्या कितनी होगी, तो एक पासे को यदि एक बार उछालते हैं तो इससे प्राप्त परिणामों की कुल संख्या हो जाएगा टोटल का टोटल 6। और यदि 2 पासे को एक साथ उछाला जाए तो इससे प्राप्त कुल परिणामों की संख्या हो जाएगा 36। ठीक है मेरे दोस्तों, तो हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। आप इस क्वेश्चंस जो ना इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस को हमने करवाया, ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 8 से 10 क्वेश्चंस को करवाया। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है ना, तो आप इस क्वेश्चंस को समझिएगा, देखिएगा और साथ ही साथ अपने साथियों के साथ, मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है ना, लाइक आप सब्सक्राइब करने के लिए तो हम नहीं बोलेंगे, बट आपकी मर्जी। ठीक है, तो चलिए हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, और आप अपना जो है स्टडी जारी रखिएगा। ठीक है ना, तो और साथ ही साथ समय को बेवजह इधर उधर गंवाने का काम मत कीजिएगा, क्योंकि अभी का समय जो है ना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप अपना समय को बेवजह गंवाने का काम मत कीजिएगा। जो भी समय है आपके पास उस समय को स्टडी करने में लगाइएगा, और साथ ही साथ वैसे चीजों को पढ़िएगा जो आपको समझ में आ रहा है, जो आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है मेरे छात्रों, सभी को बाय बाय, बेस्ट ऑफ।